नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एल लोधा। साथियों, आज का ये सेकंड टेस्ट है साइकोलॉजी का गोल्डन पेपर नंबर 41 से मनोविज्ञान की कक्षा 11 और 12वीं की जो किताबें हैं उससे 30 प्रश्न लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथियों, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं आपसे। प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहा है मित्रों? तो देखो, प्रश्न संख्या 1 आपसे पूछ रहा है, अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने 11वीं 12वीं से अलग हटकर भी बनाए हैं। 8-10 क्वेश्चन, 8-10 क्या 5-7 क्वेश्चन होंगे जो अलग है। बाकी तो सारे ही एनसीईआरटी और आरबीएससी में से, लेकिन वो 5-7 क्वेश्चन भी इतने परफेक्ट और ज़बरदस्त है जिसे पहला क्वेश्चन भी अलग से है। तो क्या है? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य नहीं करेगी? विकल्पों को देखिएगा। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, हस्तकौशल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखो, इनमें से जो पिछड़े बालकों के लिए व्यू रचना कार्य नहीं करेगी उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है साथियों। तो कौन सा विकल्प प्रश्न नंबर 1 में सही रहेगा, बताइएगा इसका सही आंसर। और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प आपका सही है? विकल्प नंबर 4 सही है साथियों। क्यों? क्योंकि पिछड़ा जो बालक होता है उसको हमें कार्यों को मूर्त रूप से समझाना पड़ता है। मूर्त मतलब वह चीज़ें जो उसके सामने रहकर की जाए, ठीक है, मूर्त रूप से। प्रत्यक्ष अनुभव हम उसे प्रदान करेंगे ताकि उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सके, देख सके, उस चीज़ को करके सीख सके। हस्तकौशल के माध्यम से उसे शिक्षा प्रदान करेंगे। ये सारी ही चीज़ें उसे सहायता देगी। लेकिन चौथा जो विकल्प है, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके, अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला को उनकी प्रस्तुति के सुनिश्चित क्रम में सीखना कहलाता है। वाचिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, कर्मिक अधिगम और इनमें से सभी। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 में सही आंसर का चुनाव करो। कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? देखिए, कोई भी अनुक्रिया जिसको एक श्रृंखला में उनकी प्रस्तुति के निश्चित क्रम में आप सीखते हो तो उसको वाचिक अधिगम या शाब्दिक अधिगम नहीं कहेंगे, बल्कि उसको कर्मिक अधिगम में कहेंगे, क्योंकि उनको आप कैसे सीख रहे हो? एक निश्चित क्रम में सीख रहे हो। तो थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, मन की एकाग्रता एवं मन की स्थिरता के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण के लिए, स्मृति के लिए, अवधान के लिए और इनमें से सभी। तो कौन सा विकल्प सही है? मन की एकाग्रता और मन की स्थिरता के लिए साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? स्मृति या प्रत्यक्षीकरण का नहीं, बल्कि अवधान या ध्यान केंद्रण भी इसको हम कह सकते हैं। ध्यान केंद्रण या अवधान का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे साथियों। चौथा क्वेश्चन है आपके, एक संज्ञानात्मक संरचना जो किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षण को संगठित और निर्धारित करती है कहलाती है। अनुकरण, समाकृति, शलाका और इनमें से सभी। तो देखो, संज्ञानात्मक संरचना मतलब यहाँ पर स्कीमा की बात की जा रही है, लेकिन स्कीमा तो विकल्प में है ही नहीं, तो फिर कौन सा विकल्प सही करोगे? तो साथियों, संज्ञानात्मक संरचना जो किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षण को संगठित करती है और उसको निर्धारित भी करती है, तो उसको हम समाकृति कहेंगे। समाकृति को ही साथियों यहाँ पर क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। मतलब स्कीमा का एक और अन्य नाम क्या है? समाकृति है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन, मानसिक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, मस्तिष्क के संरचना के विकास को, क्रिया प्रसूत जैसी क्रियाओं के समन्वय पर। तो देखो, मानसिक विकास की बात की जा रही है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है? वंशक्रम इनमें से किसको निर्धारित करता है साथियों? पांचवें क्वेश्चन का थोड़ा सोच करके आंसर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं आज के। तो देखो, राइट आंसर जो है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, क्योंकि मानसिक विकास में मस्तिष्क की संरचना आती है, शारीरिक संरचना तो शारीरिक विकास में आएगी। इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही रहेगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। नेक्स्ट देखते हैं आपके 6ठे क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 6 है, किस गोलार्ध द्वारा प्रमुख पेशीय और संज्ञानात्मक कार्यों का नियंत्रण रहता है? बायां गोलार्ध द्वारा, दाएं गोलार्ध द्वारा, इनमें से दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो,
गोलार्ध का वह प्रकार जो पेशी और संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण का कार्य करे उसको हम दायां गोलार्ध नहीं कहते हैं, बल्कि उसको हम बायां गोलार्ध कहते हैं। विकल्प 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। आपके 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो समझेगा वो इसको सही करेगा, अगर समझा नहीं इस प्रश्न को तो 100% गलत होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण आवश्यक सही नहीं है। कोई अध्यापक यह मानता है कि विकास पर्यावरण की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व प्रदान नहीं करता है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास में वंशानुक्रम का महत्व होता है, वह पर्यावरणीय अनुभवों को महत्व प्रदान नहीं करता है। तो 7वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। एक बार आप सही विकल्प का चुनाव करो, फिर इसकी व्याख्या करूंगा ताकि अच्छे से ये प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। तो देखो, सही कथन इनमें से आपको देखना है, कौन सा देखना है, सही, गलत नहीं देखना है, सही देखना है। तो राइट आंसर बता देता हूँ, वीडियो को रोक सकते हो चाहो तो। चौथा विकल्प सही है साथियों। कैसे? क्योंकि सही कथन देखना था। तो प्रथम कथन क्या कह रहा है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। कर सकते हैं अध्यापक बचाव, तो ये गलत हो गया। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, सही बात है। और अध्यापक का हस्तक्षेपण आवश्यक, सही नहीं है। तो भाई आवश्यक हस्तक्षेपण तो जरूरी होता है, तो फिर ये भी गलत हो गया। कोई भी अध्यापक ये मानता है कि विकास पर्यावरण की वजह से होता है, तो वह अनुभव प्रदान करने को महत्व प्रदान नहीं करता। तो भाई पर्यावरण में ही तो अनुभव प्रदान किए जाते हैं, तो वो तो करता है, तो फिर ये भी गलत हो गया। चौथा है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास वंशानुक्रम का महत्व होता है, तो वह पर्यावरणीय अनुभवों को महत्व प्रदान नहीं करता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वंशानुक्रम का महत्व हो रहा है, तो भाई मतलब वो वातावरण को महत्व नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए चौथा विकल्प 7वें प्रश्न में सही है। इसी तरह के प्रश्न आपके रीट एग्जाम में आने वाले हैं, इसी तरह के प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को। अच्छा, एक और चीज़, कल मेगा टेस्ट आ रहा है 150 प्रश्नों का, और गारंटी है निराश नहीं करूंगा, इतना शानदार टेस्ट बनने वाला है। बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा साथियों, पूरे 150 प्रश्न गारंटी देता हूं साथियों। बिल्कुल रीड के पैटर्न के बनेंगे, बिल्कुल रीड के पैटर्न के, ठीक है। तो 150 प्रश्न कल सुबह 7 बजे, टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। और आप सभी का प्यार चाहूँगा उस वीडियो पर। लगभग इतनी ज़्यादा मेहनत करके पेपर बनाने वाला हूँ कि आप कहोगे कि हाँ वास्तव में ऐसा पेपर बनाया है जो वास्तव में एग्जाम के लायक है साथियों। बिल्कुल यूँ मान लेना, प्री रीड है वो, और वो भी एक ही दिन में बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं 10-10 दिन में एक पेपर, जैसा आज कल पेपर आएगा तो आज ही बन जाएगा पूरा 150 प्रश्नों का। तो देखो, व्यक्ति की जो आनुवंशिकीय विरासत है, इसको क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप, दृश्य प्रारूप, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई आनुवंशिकीय विरासत को हम क्या कहते हैं साथियों? जीन प्रारूप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जीन प्रारूप के नाम से। प्रथम विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही है? तो सही कथन आपको बताना है। वृद्धि प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुक्रम की संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। बाद का विकास प्रारंभिक विकास से कम महत्वपूर्ण होता है। तो जो कथन आपको यहाँ पर सही लग रहा है उसका चयन कीजिएगा। तो देखो 9वें क्वेश्चन में एक बार विकल्पों को देखते हैं थोड़ा सा। पहला क्या कह रहा है? वृद्धि प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वृद्धि प्रतिमानों की आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, विकास प्रतिमानों की आप भविष्यवाणी कर सकते हो। तो फिर ये आपका राइट आंसर है। दूसरा क्या है? विकास का उद्देश्य वंशानुक्रम की संभावित क्षमता का विकास करना है। भाई ये भी सही आंसर है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं खतरे, तो ये आपका विकल्प नंबर 3 जो है ये गलत कथन है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। बाद का विकास प्रारंभिक विकास से कम महत्वपूर्ण होता है। तो भाई बाद का विकास प्रारंभिक विकास से कम महत्वपूर्ण होता है, ये तो साथियों बिल्कुल सही बात है। ये भी भाई प्रारंभिक विकास से कम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रारंभिक विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो मतलब प्रश्न ये था, इनमें से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है?
तो साथियों तीसरा विकल्प यहाँ सही नहीं है, इसलिए आंसर फिर हम किसको मानेंगे, तीसरे विकल्प को मानेंगे। मेरी मिस्टेक है साथियों, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। नहीं शब्द टाइपिंग में छूट गया है। पहला, दूसरा और चौथा कथन यहाँ सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पर सही नहीं है साथियों, तो थर्ड विकल्प यहाँ सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार परिकल्पनात्मक चिंतन कौन सी अवस्था में विकसित होते हैं? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो देखो, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया है, बालक में परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्कना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष चलती है, इसमें विकसित होता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है आपके 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित छात्रों की है? सामाजिक रूप से वंचित छात्रों की जो समस्या है, मतलब जो विशेषता है, वो बताना है। विद्यालय में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, इनको विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका मिलता है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल मिलती है, और इनमें से सभी। तो बताओ भाई, प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? मैंने कहा था पेपर लाजवाब होने वाला है। प्रश्न सोच पर आधारित है, समझ पर आधारित है, नॉलेज पर आधारित है। रट्टू वाले प्रश्न बहुत कम डाले हैं मैंने, ठीक है। और जो कल का टेस्ट है वो तो रट्टू वाले प्रश्न भूल ही जाओ आप, उसमें बहुत ही शानदार, मैं कह रहा हूँ, मतलब इतना शानदार टेस्ट है वो कल का कि आप सपोज नहीं कर सकते कि भाई मैं एक दिन में ऐसा टेस्ट बना सकता हूँ, वो भी आपके लिए, ठीक है। तो देखो, जो विशेषता सामाजिक रूप से वंचित छात्रों की है उसका चयन कीजिए साथियों। प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? विशेषता देखनी थी। तो नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल मिलती है, भाई इसकी ये कोई विशेषता नहीं है सामाजिक रूप से वंचित छात्रों की, ये गलत है। विद्यालय में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, इनको विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो भाई विविध अनुभव, अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करने का मौका मिलता है, नहीं सॉरी, प्रश्न नंबर 11 में ये है कि भाई सामाजिक रूप से वंचित छात्रों की विशेषता है, तो भाई ये विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है? विद्यालय में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। सॉरी साथियों, प्रथम विकल्प यहाँ सही है, दूसरा नहीं है। थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया था, या फिर हो सकता है जाने कैसे सोच पाई, क्योंकि अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। जो बालक सामाजिक रूप से वंचित होते हैं उनको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, ये बिल्कुल विशेषता है सामाजिक रूप से वंचित छात्रों की। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका मिलता है, नहीं मिलता है साथियों इनको, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन, वाचिक अधिगम किया जाता है शाब्दिक रूप से, सांकेतिक रूप से, आकृतिक रूप से और क्रियात्मक। तो वाचिक मतलब जो बोल करके जो अधिगम है उसकी, शाब्दिक अधिगम की बात की जा रही है। तो यहाँ शाब्दिक अधिगम कौन से विकल्प में है? प्रथम विकल्प में है साथियों। 12वां क्वेश्चन प्रथम विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां प्रश्न, ये लोग अच्छी तरह से भारी और मजबूत मांसपेशियों के साथ निर्मित होते हैं जो मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। वे शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, शोर करते हैं, स्वभाव से वे साहसी होते हैं। किस संदर्भ में उचित है? मेजोमार्पिक, एक्टोमार्पिक, एंडोमार्पिक और इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई ये जो आयताकृतिक, गोलाकृतिक, लंबाकृतिक, तो ये चीज़ें पढ़ी होगी आपने। तो इसमें जो ये ऊपर विशेषता बताई गई है, तो साथियों वहाँ नाम चेंजेस कर दिए, इंग्लिश में नाम दे दिए उनके। तो मजबूत मांसपेशियाँ हैं, अच्छी तरह से बढ़िया भारी शरीर है, शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, शोर करते हैं, साहसी होते हैं। तो भाई ये तो आयताकृतिक, गोलाकृतिक, लंबाकृतिक। तो साथियों ये तो आयताकृतिक व्यक्तित्व की विशेषता है जिसको इंग्लिश में मेजोमार्पिक कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है 13वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां क्वेश्चन देखेंगे। वह विधि जिसमें स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है कहलाती है। वह विधि जिसमें व्यक्ति आना चाहिए, व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। आत्म प्रतिवेदन, साक्षात्कार, प्रेक्षण और मनोवैज्ञानिक विधि। तो भाई खुद के बारे में ही विश्वास, मत, सूचनाएं, तथ्यात्मक दृष्टिकोण, ये चीज़ें आत्म प्रतिवेदन विधि में बताई जाती है। विकल्प 1 सही है 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन, बुद्धि के संप्रत्य को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड बिने थे, साइमन थे,
स्टर्न थे और थॉमसन थे। तो साथियों, बुद्धि के संपत्ति को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था साथियों? अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक तत्व का सिद्धांत दिया था। तो विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। आपके 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। एक एड्स से ग्रस्त रोगी पूरी तरह अपने रोग को नकार देता है। यह उदाहरण है दमन का, प्रक्षेपण का, अस्वीकरण का और प्रतिक्रिया निर्माण का। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जिसको एड्स हो गया है। अब जब उसकी रिपोर्ट आई कि भाई आपको तो आप HIV पॉजिटिव हो, तो बिल्कुल नहीं, मुझे हो ही नहीं सकता, ये रोज जाने क्या क्या वो कहता है, नकार देता है पूर्ण रूप से उस चीज़ को। तो साथियों ये क्या है? एक अस्वीकरण का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो 17वां क्वेश्चन, स्वयं भोजन करना एवं कपड़े पहनना तथा अपनी शौच क्रिया के का ध्यान रखना किस बुद्धि लब्धि में सम्मिलित है? तो जो बालक खुद भोजन कर लेता है, कपड़े भी पहन लेता है, अपनी शौच क्रिया का भी वो ध्यान रख सकता है, तो 35 से 49 में आएगा, 20 से 34 में आएगा, 50 से 70 में आएगा या 0 से 19 में? तो भाई यूँ कह सकते हैं कि 0 से 19 तो इसमें हो ही नहीं सकता। फिर 20 से 34, 35 से 49 या 50 से 70, तीनों में से एक सही आंसर है। तो बताओ भाई प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो साथियों प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, 50 से 70। जिनकी IQ 50 से 70 होती है वो बालक लगभग खुद ही भोजन कर लेता है, खुद ही अपने कपड़े पहन लेता है, अपनी शौच संबंधी क्रिया का ध्यान भी खुद ही रख लेता है। 0 से 19 गलत है, 20 से 34 गलत है, 35 से 49 भी गलत है साथियों यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो 18वां क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, प्रेरणा या अभिप्रेरणा बातें किए शिक्षार्थी को दिशाहीन बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है और पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। तो देखो, दिशाहीन तो बनाएगी नहीं प्रेरणा, ना ही स्मृति को तेज करती है, बल्कि राइट आंसर क्या है साथियों? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। एक अभिप्रेरित व्यक्ति जो होता है वो सीखने की जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न रहेगी, मतलब वो किसी भी चीज़ को सीखना पसंद करता है। विकल्प 2 आपके 18वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आएंगे। तो चलिए 19वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। सहानुभूति अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, मनोगतिक प्रक्रिया है और भावात्मक व्यवहार है। तो देखो, सहानुभूति देना यहाँ पर किसका उदाहरण है? प्रश्न नंबर 19 में सही आंसर का चयन करो। बिल्कुल ईमानदारी से आज के टेस्ट में कमेंट करके जाना साथियों। और कल 150 वाले जो टेस्ट है, 150 प्रश्न वाला, कल जो सुबह 7 बजे टेस्ट आएगा आपके दिनांक 19/09/2021 को, तो अनिवार्य उस टेस्ट को जरूर हल कर लेना यार, ठीक है? इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो साथियों, सहानुभूति देना भावात्मक व्यवहार होता है, मनोगतिक, संज्ञानात्मक या मनोवैज्ञानिक परिघटना ये नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। 20वां प्रश्न, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण और सतही दृष्टिकोण। तो साथियों, बाह्य आभास के आधार पे, मतलब जो बाहर से हमें दिखाई देता है उसके आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन हम करते हैं, तो साथियों उसको सतही दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। सतही मतलब बाहरी। फोर्थ विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया और इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क में एक निश्चित संरचना बन रही है और कृत्यों में विभेद, जो कार्य कर रहे हैं वो अलग हो रहे हैं। मस्तिष्क संकेत अलग दे रहा है, कार्य अलग हो रहे हैं, तो ये डिसलेक्सिया का उदाहरण है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने को की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति और असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो भाई उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात की जाती है, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा इनमें से क्या है? राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, चुनौतीपूर्ण कार्यों में डटे रहने की प्रवृत्ति को ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। जिन लोगों में उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है उनके सामने चुनौतीपूर्ण कार्य यदि हो तो वो उससे घबराते नहीं है, भागते नहीं है, वहाँ से हटते नहीं है, बल्कि उसमें डटे रहते हैं साथियों। थर्ड विकल्प 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23,
शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, समान शिक्षण पर बल देकर और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो देखो, शिक्षण को यदि आपको अधिगम में बदलना है तो आप रटने की प्रवृत्ति को बल देकर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, परीक्षाओं का आयोजन करके भी नहीं, समान शिक्षण पर बल देकर भी नहीं, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को यूज करके, अपना करके हम शिक्षण को अधिगम में बदल सकते हैं साथियों। फोर्थ विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? उपयुक्त परिस्थितियों में कोई भी प्राणी कोई भी अनुक्रिया सीख सकता है। प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारी हो। व्यवहारों का रूपांकन क्रिया द्वारा होता है और व्यक्ति केवल तब सीखते हैं जब वे सीखना चाहे। तो भाई क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अब स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया था। क्या बताया था साथियों इन्होंने? देखो, राइट आंसर तो है आपके विकल्प नंबर 2। प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारी हो। क्रिया करते हैं, पुनर्बलन अगर अच्छा मिलता है, ठीक है, उसका जो परिणाम है वो उसको संतुष्ट कर दे, तो साथियों फिर वहाँ पर वो उस क्रिया को दोबारा जरूर करता है। और अगर वो उस चीज़ को संतुष्ट ही नहीं करता है तो फिर यहाँ पर वो दोबारा उस अनुक्रिया को नहीं करता है। तो अधिकतम लाभकारी तब जब उन अनुक्रियाओं को वो ही निर्गत करना सीखते हैं। किन अनुक्रियाओं को सीखते हैं? जिससे ज़्यादा लाभ होता है साथियों, ठीक है, संतुष्टि मिलती है। दूसरा विकल्प 24वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। तो 25वां प्रश्न, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क और समस्या। तो भाई चिंतन आरंभ होने के लिए समस्या आवश्यक होती है, क्योंकि चिंतन तभी आरंभ होता है जब व्यक्ति के सामने समस्या आती है। बिना समस्या के हम चिंतन नहीं करते हैं, फिर वो कल्पना होती है, ठीक है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां प्रश्न, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है इनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि शिक्षण में उसे काम में ले सके। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर तक संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो साधन संपन्न का अर्थ प्रसिद्धि से नहीं लिया जाता है, उच्च संपर्क से नहीं, धन संपदा से नहीं, बल्कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये अर्थ होता है साथियों। ज्ञान का मतलब साधन संपन्न से लिया जाता है। जो उसका ज्ञान होता है एक शिक्षक का, वही उसका साधन है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है 26वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? का कम नहीं है, का है ये ना, टाइपिंग मिस्टेक, माफी चाहता हूँ वापिस। देखो, वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है? समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का और अभिप्रेरणा का। मित्रों, वंशानुक्रम के नियमों की बात करें तो वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? अभिप्रेरणा का नियम नहीं है। भिन्नता का नियम होता है, समानता का होता है, प्रत्यागमन का होता है, लेकिन अभिप्रेरणा का वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। तो भाई आध्यात्मिक बुद्धि तो गोलमैन ने नहीं बताई है, ना ही सामाजिक बुद्धि बताई है, ना ही सामान्य बुद्धि, बल्कि इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर ही सारा ही काम किया है। तो इनका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से ही है। 28 में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 पर। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण व पुनर्निर्माण, अन्वेषक परक सीखना और सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। तो भाई निगमनात्मक तर्कना की बात की जाए तो देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना तो आगमनात्मक तर्कना है और सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना निगमनात्मक तर्कना है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, जिस प्रश्न पे डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर देना, 30 में से ईमानदारी से कमेंट करना। और कल वापस बार बार कह रहा हूँ कि 150 प्रश्नों का स्पेशल है, स्पेशल पेपर मान लो आप उसको, तो ठीक है। तो जरूर देखिएगा कल सुबह 7 बजे यहीं पर यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो देखो 30 और अंतिम क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं की गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप बच्चों को गतिविधि में शामिल करेंगे और बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो साथियों, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, गलत है ये विकल्प। स्वयं की गतिविधि करेंगे, बच्चों को बताएंगे, ये भी उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। बच्चों को गतिविधि में शामिल करेंगे, बिल्कुल सही है। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो भाई
रुचि बनाए रखने के लिए, तो साथियों रुचि बनाए रखने के लिए हम बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ठीक है। उनको गतिविधियाँ देंगे जिसमें आपने उनको गतिविधियाँ दे दी, अब वो अपनी रुचि के अनुसार उनमें से उन गतिविधियों का चयन करके और गतिविधियाँ करेंगे। तो ज़्यादा बेटर विकल्प चौथा विकल्प है। अगर आपको तीसरा लग रहा है तो कमेंट कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर चौथा विकल्प है साथियों। यहाँ पर 30वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प आपका आंसर होना चाहिए और यही आपका आंसर है। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ। कैसा लगा ये जो वीडियो है, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज का ये दूसरा टेस्ट पूरा हुआ साथियों। तो पूरी कोशिश रहेगी तीसरा टेस्ट भी आज का शाम तक आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो दिल पर मत लेना, क्योंकि मेगा टेस्ट बना रहा हूँ। तो मेगा टेस्ट में कितने क्वेश्चन बनते हैं और वो भी स्पेशल क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिर टाइम तो लगता है उसमें। कोशिश हालांकि रहेगी कि तीसरा टेस्ट आपके आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।